वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज हम 4 से लेकर के 7 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे, हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन उसको देखेंगे। और हाँ, एक और चीज, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आपका लाइक जो है वो टीचर को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है मैड्रिड ओपन। मैड्रिड ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दरअसल ये जो टूर्नामेंट है ये टेनिस का टूर्नामेंट है। किसका? टेनिस का। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है यहां पर इसका आयोजन किया गया है। और अगर हम बात करें तो ये जो खिताब जीता है वो आरियाना सबालेंका ने जीता है। कौन? आरियाना सबालेंका। आरियाना सबालेंका को आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। ये कौन से देश से इनका संबंध है? तो ध्यान रखिएगा, बेलारूस की है ये। कई बार एग्जाम में ना उस देश का नाम पूछा जाता है जिस देश से संबंधित खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें ये जो मैड्रिड ओपन है तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी जो मिट्टी का जो कोर्ट होता है, मैदान होता है, उसके ऊपर ये खेला जाता है। मैड्रिड ओपन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर। महिला एकल का खिताब आपने देख लिया, तो अब आपके मन में आ रहा होगा पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, महिला एकल का खिताब आरियाना सबालेंका ने जीता है। वहीं पे पुरुष एकल का जो खिताब है वो कैस्पर रूड ने जीता है, जो कि नॉर्वे से है। ये है आपके जो इमेज में दिख रहे हैं, यही है कैस्पर रूड। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैड्रिड ओपन की अगर हम बात करें तो इसका जो महिला वाला जो टूर्नामेंट था ये 16वां संस्करण था, और पुरुष वाला टूर्नामेंट जो था ये 23वां संस्करण था। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब मैड्रिड ओपन स्टार्ट हुआ था तो पहले पुरुष टूर्नामेंट ही हुआ करते थे, फिर बाद में आगे चल करके जो आपको ध्यान रखना है महिला जो टूर्नामेंट है वो भी शुरू हो गया। तो महिला वाला टूर्नामेंट कौन सा संस्करण है? 16वां, और पुरुष वाला अगर आपको ध्यान रखना 23वां। याद हो जाएगा। चलिए, ऐसा ही एक आप लोगों ने अभी पढ़ा था जनवरी 2025 की अगर हम बात करें तो आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ा था। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पुरुष कैटेगरी के अंदर नाम याद रखना है जैनिक सीनर का। जैनिक सीनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता था। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, जैनिक सीनर जो है ये इटली के हैं। वहीं पे आपको ध्यान रखना है मेडिसिन कीज का नाम। मेडिसिन कीज जो है ये अमेरिका की प्लेयर हैं और इन्होंने जीता था महिला एकल का खिताब। एक और आपको ध्यान रखना है मियामी ओपन टूर्नामेंट। तो मियामी ओपन 2025 जो ये भी टेनिस का ही टूर्नामेंट है, 2025 में हुआ था। और जकूब मेंसिक ने इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता था, जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता था? आरियाना सबालेंका ने जीता था। यानी आरियाना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन भी जीता है 2025 में, और मियामी ओपन भी 2025 में जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देने की सहमति जताई है? यानी 200 मिलियन जो डॉलर है इसका मतलब ऋण देगा कौन? भारत देगा। और किसको देगा? तो आपको ध्यान रखना है अंगोला का नाम। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। वहीं पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है अंगोला से रिलेटेड, और वो क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां देश कौन बना है? तो अंगोला बना है। अंगोला की बात करूं अगर मैं, तो ये आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन कलर में, यही है आपका अंगोला, है ना। नीचे आप नामीबिया कंट्री देख रहे हैं, ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूं ये है आपका अंगोला कंट्री। तो कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक ये देश है। इसकी राजधानी की बात करूं तो राजधानी का नाम है लुआंडा, और मुद्रा की बात करूं तो यहां पर क्वांजा चलता है। राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अभी भारत ने इसको कितना $200 मिलियन ऋण दे रहा है, ताकि ये अपने जो सेना है उसको मजबूती प्रदान कर सके, है ना। अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए इसको ये लोन दिया जा रहा है। ठीक है, किसको दिया जा रहा है? अंगोला को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 कौन जीता है? तो कलिंगा सुपर कप जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है? फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, नाम है कलिंगा सुपर कप। अभी 2025 में आपको ध्यान रखना है इसका जो आयोजन हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था।
है ना। और फाइनल कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया था। यहाँ पर 20 अप्रैल से 3 मई तक इसका आयोजन किया गया है। और कौन सा संस्करण था, तो आपको ध्यान रखना है इस बार 5वां संस्करण था। आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो AIFF। AIFF का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, है ना। इसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसके फाइनल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल में जमशेदपुर और एफसी का मतलब क्या होता है, फुटबॉल क्लब। तो फुटबॉल क्लब गोवा और जमशेद फुटबॉल क्लब, इन दोनों के बीच में ये फाइनल का मैच हुआ था, जिसमें FC गोवा ने, यानी फुटबॉल क्लब जो गोवा है, गोवा ने जमशेदपुर को 3-0 से हरा करके इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कलिंगा सुपर कप 2025 में विजेता कौन है, तो आप बताएंगे गोवा, और उपविजेता कौन है, तो जमशेदपुर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी स्कूलों के अंदर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सरकारी स्कूलों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य सब्जेक्ट यानी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में किस देश ने शामिल किया है, तो आपको ध्यान रखना है UAE का नाम। किसका नाम, UAE का। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, AI यानी कि आप ये समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है जितने भी इसके सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर, ताकि देश के युवाओं को AI रिलेटेड, है ना, समझ और तकनीकी समझ विकसित हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपको पता है आजकल हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है ना। चाहे वीडियो गेम्स हो उसके अंदर हो रहा है, कोई एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, मतलब हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो इसीलिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूलों के अंदर पहले से ही पढ़ाया जाएगा। उससे क्या होगा, तकनीकी जो समझ है वो बच्चों में विकसित होगी। तो इसको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। कहां पर, UAE के सरकारी स्कूलों में। याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ये सेकेंड टाइम बने हैं, ठीक है, दूसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। कौन, एंथनी एल्बनीज का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ये हैं एंथनी एल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपके जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए, मार्क कार्नी जो है ये कहां के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये अभी हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। डूरो मैकूट की बात करूं, तो डूरो मैकूट जो है ये भी हाल ही में सर्बिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के, सर्बिया के प्रधानमंत्री बने हैं, इनको भी याद रखिएगा। चलिए एक बार ऑस्ट्रेलिया को देखिए मैप में। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहां पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका क्या है, यही है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। जब भी मरुस्थल पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के एकाध मरुस्थल एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, है ना, मरुस्थल का मतलब डेजर्ट की बात कर रहे हैं, फिर गिब्सन डेजर्ट, तनामी और सिम्सन। ये जो मरुस्थल है ये एग्जाम में अक्सर रिपीटेड मरुस्थल है, अक्सर पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये सारे मरुस्थल आपके कहां पर, आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की दो बहुत ही फेमस नदी है, मर्रे और डार्लिंग। ये दोनों नदियां आपको ध्यान रखना है। दरअसल एक मर्रे और एक डार्लिंग, दो नदियां निकलती है। मर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है, इसको रेवेरीना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेवेरीना बोला जाता है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना रेवेरीना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कोसी यूस्को सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां पर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, यह भी पूछा गया कि डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यानी जो मूंगा चट्टाने होती है उसकी बात कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये इसके इस तट पर यहाँ पर है, ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर है ये प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी, इसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में एशियाई विकास बैंक हम बोलते हैं, ठीक है। तो एडीबी की जो अभी 58वीं
जो वार्षिक बैठक आयोजित हुई है ये हुई है मिलान में। ध्यान रखिएगा मिलान कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, इटली में है मिलान। कहां पर है? इटली। तो एक चीज और यहीं पर ध्यान रखिएगा, इटली का एक शहर है मिलान, यहां पर यह बैठक हुई है। वहीं पे अगर आपको याद आ रहा हो दुबई, दुबई में क्या क्या हुआ है, अभी वर्ल्ड पुलिस समिट हुआ है ना, अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 32वां संस्करण भी यहीं पे आयोजित हुआ है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी यहीं पे आयोजित हुआ है। तो दुबई के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। वहीं पे मोनाको से कुछ आपको याद आ रहा है कि दुनिया का सबसे महंगा शहर, दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है मोनाको का नाम। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें ये बताया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये 58वीं बैठक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो 58वीं बैठक हुई है एडीबी की, ये 4 से 7 मई तक हुई है। कहां पर? इटली के मिलान में हुई है, और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। वहीं पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, है ना। इसका जो मुख्यालय है वो आपको ध्यान रखना है कहां पर, मनीला, फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अभी एक नई नियुक्ति हुई थी, मसातो कांडो, है ना, मसातो कांडा, याद रखिएगा क्या है, मसातो कांडा, बड़ा अजीब सा नाम है। और ध्यान रखिएगा ये एडीबी के अभी अध्यक्ष बने हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई नियुक्ति है ना, अभी नई, मतलब ये नई नियुक्ति यानी न्यू अपॉइंटमेंट है एडीबी के अध्यक्ष के तौर पर, है ना। एक और आपको यहीं पर ध्यान रखना है, इजराइल का नाम। किसका नाम? इजराइल। इजराइल का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि 69th नंबर का इसका सदस्य देश बना है एडीबी का, इजराइल। यानी सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लॉरेंस वोंग किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको ध्यान रखना, ये हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री, है ना, लॉरेंस वोंग। ये अभी फिर से सिंगापुर के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी, और यहां पर डॉलर करेंसी चलती है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी पार्टी से इनका संबंध है? पीएपी, यानी कि पीपल्स एक्शन पार्टी, इस पार्टी से इनका संबंध है, इसी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस पार्टी ने लगभग 90% जो वोट है, 85 से 90% वोट इस पार्टी ने अकेले जीते थे। जैसे हमारे यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस, आप है ना, वैसी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पीएपी यानी कि पीपल्स एक्शन पार्टी से चुनाव इन्होंने लड़ा था, और सिंगापुर के अब ये प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं। नाम क्या है इनका? लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में त्रिशूर पूरम त्योहार जो है ये कहां मनाया गया है? तो त्रिशूर पूरम जो त्योहार है ये आपको ध्यान रखना है, ये केरल राज्य का त्योहार है। ये हर साल केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करूं केरल के अंदर, तो एक तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था विशु, मलयालम नववर्ष के रूप में विशु मनाया गया था, पढ़ाया था मैंने आपको। फिर आपने ओणम के बारे में भी पढ़ा था, अट्टुकल पोंगल भी पढ़ा था आप लोगों ने कि जब पोंगल हो तो तमिलनाडु, और अगर अट्टुकल पोंगल हो तो केरल। फिर एक भरनी उत्सव आपने पढ़ा था, भरनी उत्सव कहां पर? केरल में मनाया जाता है। वेट्टा अरट्टू जो है ये भी केरल में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, है ना, वेट्टा और अरट्टू दो अलग अलग फेस्टिवल हैं। त्रिशूर पूरम त्योहार जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये केरल में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को वडक्कूनाथन मंदिर में मनाया जाता है। वडक्कूनाथन मंदिर जो है ये केरल के त्रिशूर में स्थित है। कहां पर? केरल के त्रिशूर में स्थित मंदिर है ये, वहीं पर उसी मंदिर में ये मनाया जाता है। मंदिर का नाम आपको ध्यान रखना है, और भगवान शिव को समर्पित ये त्योहार है। यहाँ पे प्रमुख आकर्षण क्या है? हाथियों की सवारी। आप देखिए यहाँ पर कितने सज धज के हाथियां यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, तो हाथियों की सवारी जो है ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। और इसी त्योहार पर एक नृत्य किया जाता है, नाम है पेट्टाथलम। ये पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। नाम क्या है इस नृत्य का? पेट्टाथलम। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जब कभी भी पहला आ जाए ना तो वो क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीनोम संपादित का मतलब क्या होता है? जीनोम एडिटिंग तकनीक समझिएगा। एक तरह से जीनोम एडिटिंग तकनीक होती क्या है? तो इसके अंदर किसी भी प्लांट्स या फिर एनिमल में डीएनए, ध्यान रखिएगा, डीएनए में, मतलब डीएनए में बिना बाहरी बदलाव के, बाहर से कोई भी चेंजेस नहीं किया जा रहा है ना,
उसके ही जीन में, मतलब इसके खुद के ही जीन में क्या किया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए और परिवर्तन करके उसको बेहतर बनाया जाए, इसी को हम बोलते हैं जीन एडिटिंग तकनीक, यानी जीनोम संपादित। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे चावल की किस्में विकसित करने वाला जो पहला देश बना है वो बना है अपना भारत बना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप यहां पर देखेंगे तो इससे ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थानों द्वारा विकसित किया गया है ना। अब फटाफट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि ICAR के अभी हाल ही में महानिदेशक कौन बने हैं, ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, रिवीजन भी करवा चुका हूं, अभी नई अपॉइंटमेंट है। अब इसके अंदर जो दो किस्में विकसित की गई है, एक किस्म है आपकी DRR चावल 100 जिसे कमला कहा जा रहा है, और एक है आपका पूसा DST चावल 1। ये दोनों किस्में हैं, इन दोनों किस्मों को आपको याद करना है। ठीक है, जो DRR चावल 100 कमला जो है इसे सांबा महसूरी से विकसित किया गया है, और ये जो कमला जो है ये 15 से 20 दिन थोड़ी जल्दी तैयार हो जाती है और 25% उत्पादन जो है ये ज्यादा देती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी उत्पादन क्या हो जाएगा, इससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी, 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर पूसा DST चावल 1 की बात करूं तो ये क्या है, ये लवड़ीय और क्षारीयता दोनों को सहन कर सकती है, यानी अगर लवड़ीय खेत है जिसके अंदर लवण की मात्रा ज्यादा है वहां पर भी ये 30% ज्यादा पैदावार आपको ध्यान रखना है दे सकती है ये। ठीक है, तो ये दोनों चावल की किस्में हैं जिसे भारत ने विकसित किया है। अच्छा, इनको लॉन्च किसने किया है इन चावल की किस्मों को, तो आपको ध्यान रखना लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये आप देख रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो भाषण दे रहे हैं यहां पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री 2022 में इनको पद्मश्री मिला था से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। आप यहां पर इमेज में देखिए, ये है बाबा शिवानंद। बाबा शिवानंद की बात करूं तो ये योग गुरु थे, क्या थे, योग गुरु, यानी इनका संबंध योग से है। ठीक है, और इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब यहां पर ना एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो ये योग शिक्षक थे, दूसरा इनका निधन अभी वाराणसी में हुआ है, और तीसरा ये 128 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। लेकिन ये वर्ष जो है प्रमाणित नहीं है, अगर ये वर्ष प्रमाणित होता तो गिनीज बुक वर्ल्ड में ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति होते। चूंकि कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इनके शिष्यों के अनुसार इनकी आयु 128 वर्ष बताई गई है। ऐसे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आयु अगर देखी जाए भारत के हिसाब से, तो भारत में ऐसे बुजुर्ग थे पुराने टाइम के जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज करवा सकते थे, लेकिन उनके पास आयु का कोई प्रमाण ना होने की वजह से, है ना, उसमें रिकॉर्ड में नहीं आ पाया। ठीक है, और 2022 में इनको ना पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। आप यहां पर देखिए रामनाथ कोविंद को देख पा रहे हैं आप, राष्ट्रपति जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इनको आप अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड लेते हुए देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुधीरमन कप 2025 किस देश ने जीता है। ध्यान रखिएगा, सुधीरमन कप की बात करूं तो इसे चाइना ने जीता है। किसने जीता है, चाइना ने जीता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, चाइना ने सुधीरमन कप जो है इसको 14वीं बार जीता है ना। कितनी बार, 14वीं बार जीता। किसको हरा करके जीता है, तो दक्षिण कोरिया को हरा करके 14वीं बार जीता है। और ध्यान रखिएगा 3-1 से हरा करके चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा करके 14वीं बार इस किताब को अपने नाम पे किया है। भारत की बात करें तो भारत जो है ये 9वें स्थान पर रहा था। जो 16 टीमें पार्टिसिपेट की थी उन 16 टीमों में 9वें स्थान पर भारत रहा, यानी भारत ने नहीं जीता कुछ भी। ठीक है, और ये जो सुधीरमन कप है ये आपको ध्यान रखना है एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। क्या है, एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो हर 2 साल में आयोजित होता है। किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, तो BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस टूर्नामेंट का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, एक इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के प्लेयर थे डिक सुधीरमन, उन्हीं के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम सुधीरमन कप पड़ा है। डिक सुधीरमन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो वो इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष रह चुके हैं।
ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अगर सुदीर्मन कप की, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस बार 2025 में 19वां संस्करण था, जिसका आयोजन 27 अप्रैल से 4 मई तक हुआ है। और कहां पर आयोजन किया गया है, तो चीन के जियामेन में आयोजन किया गया। भारतीय टीम का नेतृत्व पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने किया था। ठीक है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया जाता है हर 2 साल में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? यानी 5 मई को व्यापारी दिवस जो है किस राज्य सरकार ने घोषित किया, यानी पूरा देश नहीं मनाएगा, उस राज्य में मनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। व्यापारी दिवस, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं ट्रेडर्स डे। क्या कह सकते हैं? ट्रेडर्स डे। तो तमिलनाडु सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है। कुछ अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट डेज की बात करें जो हाल ही में घोषित नए दिवस हैं, है ना, कौन कौन से नए दिवस हैं जो भी हाल ही में घोषित हुए हैं पिछले साल, 1.5 साल में, 2 साल में, तो यहां पर देखिए 9 फरवरी को, अभी 2025 की ही बात है ये, 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस जो है घोषित किया है अमेरिका ने। किसको? जो मैक्सिको की जो खाड़ी है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? अमेरिका की खाड़ी, अमेरिका ने। और इसीलिए 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा हर साल। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। वो जो मतलब जो हिंसा हुई थी, जो भी चीजें मतलब जिनका हक मारा गया था उस टाइम पे, उसी के मतलब याद में संविधान हत्या दिवस जो है ये मनाया जा रहा है। 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कि उत्तर प्रदेश में नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा 25 नवंबर को। इस दिन कोई भी नॉनवेज नहीं मिलेगा, ना खाना रहेगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, याद है आप लोगों को जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त को चंद्रमा की धरती पर उतरा था, इसीलिए हम 23 अगस्त को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। फिर 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जा रहा है, और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में तबला दिवस, उस दिन विश्व रिकॉर्ड बना था तबला बजाने में। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो 25 दिसंबर को तबला दिवस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। और 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। और अभी क्या नया जुड़ गया है आपके हाथ में, और वो क्या है कि 5 मई को तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्या मनाया जाएगा? ट्रेडर्स डे, यानी व्यापारी दिवस मनाया जाएगा। व्यापारी दिवस मनाने की जो घोषणा है वो सीएम जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, उन्होंने की है। अब जिससे व्यापारी समुदाय को थोड़ा सा सम्मान मिलेगा, इसीलिए ये दिवस मनाए जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने एक 7 अगस्त को देखा होगा नया दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, याद आ रहा किसी को? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को अगर आपको याद हो तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाना है। उसके बाद एक और दिवस ऐसी ही घोषणा हुई थी 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। फिर 5 अक्टूबर को, है ना, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है। ये ऐसे बहुत से नए दिवस, ये तो खैर अब तो पुराने हो गए हैं, लेकिन है तो ये भी नए ही, है ना, काफी पुराने नहीं है अभी ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जिसे शॉर्ट में NDFC कहा जाता है, इसके अभी जो MD बने हैं, कौन बने? प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन बने हैं? तो आपको नाम ध्यान रखना है, प्रकाश मगदूम का। प्रकाश मगदूम NDFC के क्या बने हैं? प्रबंध निदेशक बने हैं। बात करें NDFC की, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उत्कृष्टता, ठीक है, इसको बढ़ावा देना क्या है? इसी का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्माण उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूनेस्को द्वारा इसे 2009 में मान्यता दिया गया था। कब? 2009 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे मान्यता प्रदान किया गया था। नाम क्या है? रम्माण उत्सव। ठीक है, याद हो जाएगा। और इससे कहां आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आयोजन होता है वो उत्तराखंड में होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें रम्माण उत्सव का, तो ध्यान से देखिएगा, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का लोक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। इसके अंदर भगवान भैरव की पूजा की जाती है और ये हर साल बैशाख महीने में, यानी अगर हम बात करें अंग्रेजी महीने कैलेंडर के हिसाब से, तो अप्रैल और मई के बीच में ये महीना पड़ता है, वैशाख महीने में मनाया जाता है। नाम क्या है? रम्माण महोत्सव। ठीक है, कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध से किस नदी का पानी बंद किया है? देखिए यहां पर ना ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अब सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, और आतंकी हमला होने पर जो सबसे बड़ा कदम था वो क्या था हमारा, कि हमने जो संधि थी, कौन सी संधि? जो ये हम लोग पानी देने वाली जो संधि थी हमारी 1960 में जो हुई थी, अंतरराष्ट्रीय संधि, एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, हमने उस संधि को रद्द किया है। ठीक है, कौन सी संधि? तो सिंधु जल समझौता संधि। अब इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये है पाकिस्तान का बॉर्डर, ये जो है ये भारत और पाकिस्तान का क्या है? ये बॉर्डर है। अब यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको दिख रही होगी एक नदी है चिनाब। ये तो सिंधु मेन नदी है, इसके अंदर चिनाब है, रावी है ना, ऊपर से आपकी झेलम जा रही है, नीचे से आपकी व्यास जा रही है, बहुत सी नदियां हैं, 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं। लेकिन उसमें से एक चिनाब नदी है, इसी के ऊपर एक बगलिहार डैम बना हुआ है। ठीक है, इस बगलिहार डैम को बंद किया गया है। तो अगर आपसे पूछा, देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ये कि भारत ने किस बांध को बंद किया है, और या फिर किस नदी, मतलब ये बांध किस नदी पर स्थित है। दोनों चीज पूछ सकता है, या तो नदी का नाम पूछ लेगा, या फिर पूछ सकता है आपसे कि चिनाब नदी पर कौन से बांध को भारत ने बंद किया है। तो ध्यान रखिएगा, बगलिहार बांध, और नदी का नाम क्या रहेगा? चिनाब नदी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। देखिए भारत जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को तेजी से घटा दिया है इस बगलिहार डैम के माध्यम से, बगलिहार डैम को बंद कर दिया है। अब जब इससे पानी नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पे जल का संकट देखने को मिलने ही वाला है। ठीक है, और ये जो कदम हमने उठाया है पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया था। समझ में आया आपको? एक और चीज ध्यान रखिएगा, झेलम नदी, भारत जल्द ही झेलम नदी पर किशन गंगा परियोजना है इसके ऊपर। कौन सी? किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत जल्द ही किशन गंगा परियोजना से भी पानी की आपूर्ति रोकने की तैयारी कर रहा है। अभी हमने एक बंद किया है, अभी झेलम नदी के ऊपर जो हमारा बांध है किशन गंगा, इसको भी बंद कर देंगे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बांध और नदी कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो बांध जो करंट अफेयर्स में काफी चर्चा में है और भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत मेन मुद्दा है, ऐसे में इन बांधों को जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई को सबरीमाला मंदिर का दौरा करेंगी। ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, सबरीमाला मंदिर को ही श्री अयप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? श्री अयप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान अयप्पन की पूजा होती है, इसीलिए इसे अयप्पा मंदिर भी कहा जाता है। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना, वो मतलब इस मंदिर का दौरा करने वाली हैं, जो कहां पर स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और ये मंदिर जो है सबरीमाला, ये इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है केरल में स्थित है। ठीक है, और ये जो मंदिर है, एक आपने पेरियार टाइगर रिजर्व पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? पेरियार टाइगर रिजर्व, यानी हिंदी में अगर मैं कहूं तो पेरियार बाघ अभयारण्य। ध्यान रखिएगा, इसी पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर एक पहाड़ी है, सबरीमलय पहाड़, उसी पहाड़ पर ये आपका मंदिर स्थित है। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व। और इस मंदिर में जाने वाली
केरल के इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बनेंगी? द्रौपदी मुर्मू बनेंगी। ठीक है, थोड़ा सा सबरीमाला के बारे में जानिए, क्योंकि सबरीमाला मंदिर जो है काफी विवादों का हिस्सा रह चुका है। सबरीमाला मंदिर विवाद आपने पहले भी सुना होगा। अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के हमेशा विवाद रहा है। यह विवाद 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के कारण था। तो कारण आपको पता होना चाहिए कि विवाद क्यों था। तो महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंध किया गया था। जो 10 साल से लेकर के 50 वर्ष की महिलाएं हैं उनको नहीं अलाउ किया जा रहा था। रीजन इतना है कि दरअसल ये जो उम्र होती है, इस उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में देखने को मिलता है ना। और यहां पर ऐसी मान्यता है कि ऐसी महिलाएं जो होती है उनको वहां पर नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और उसने कहा था कि जितना अधिकार महिलाओं का है उतना ही अधिकार पुरुषों का है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में सभी आयु की महिलाओं के प्रवेश को वैध घोषित किया था। ठीक है, तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। सबरीमाला मंदिर जरूर ध्यान रखिएगा, कहां पर? केरल में। ठीक है, ये भगवान अय्यप्पन की फोटो है, मतलब मूर्ति है, और ये है सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सोना पिघलाने वाली अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है, गोल्ड सिक्का नामक एक कंपनी है, एक फिनटेक कंपनी है, इसने इसको लॉन्च किया है। देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले 2022 में आप लोगों ने पढ़ा था, 2022 में, है ना, पहला गोल्ड एटीएम जो है वो कहां पर लगाया गया था? तो आपने पढ़ा होगा हैदराबाद में। याद है आप लोगों को? और ये तब से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कई बार। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जिस कंपनी ने इसको लगाया था उसका नाम है गोल्ड सिक्का। उसी कंपनी ने यहां पर लगाया है क्या? मेल्टिंग। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मतलब सक्षम है ये। गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लगाया। अब मेल्टिंग का मतलब आप समझिए पिघलाना, है ना। इस एटीएम की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं इस एटीएम की। उसको देखिए एक बार, क्योंकि जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट सिविल की या यूपीएससी की, उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला तो यह है, सोना खरीदे और बेचें। इसका मतलब क्या है कि जो यूजर से, जो उपयोग करता है, वो एटीएम से सीधा ही सोने को खरीद सकते हैं या उसमें जमा कर सकते हैं। फिर पिघलाने और परीक्षण। पिघलाना और परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो इस एटीएम में सोना पिघलाया भी जा सकता है, उसका परीक्षण भी किया जा सकता है। यानी जमा किए गए सोने को मौके पर ही पिघलाया जाता है और उसकी शुद्धता की जांच की जाती है कि यह सोना कितना शुद्ध है। तत्काल मूल्यांकन। तत्काल मूल्यांकन का मतलब कि मशीन जो है, ये जो एटीएम है, ये बाजार दर के अनुसार शुद्ध सोने का रियल टाइम मूल्य दिखाती है। यानी अभी अगर मान लीजिए सोने का रेट अगर 1 लाख चल रहा है तो उसी रेट के हिसाब से दिखाएगी। अगर सोने का रेट अगर उस टाइम पे घट करके 98,000 हो गया है तो उस हिसाब से दिखाएगा। यानी जो मार्केट वैल्यू है उसी के हिसाब से। सीधा बैंक ट्रांसफर। तो ये जो मशीन है, ये यूजर्स की अनुमति के बाद, यानी उसकी परमिशन के बाद, सोने का जो भी मूल्य है, जैसे मान लीजिए आपने सोना यहां पर दिया और उसने उसको पिघला करके जितना भी उसका मूल्य बनता है, मात्र आधे घंटे में यानी 30 मिनट के भीतर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा उस सोने का मूल्य। एआर इंटीग्रेशन समझिए। एआर इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि ग्राहक जो है वर्चुअल रूप से आभूषण पहन करके देख सकते हैं, है ना। यानी सीधा ही, मतलब उन्होंने आभूषण पहना नहीं होगा लेकिन उसके अंदर ये पता लग सकता है कि ये आभूषण उनके ऊपर कैसा लगेगा। एआई आधारित सुरक्षा, यानी कि आधार सत्यापन, पहचान पत्र जांच और यूजर्स की तस्वीर रिकॉर्ड करने की भी सुविधा इसके अंदर होगी। ये भाई सुरक्षा के लिए जरूरी है ना। पता चला हम वहीं पे उसी हैदराबाद में लगाया गया है और वहीं पर हमने क्या किया, वहीं से हमने छीना और वहीं पे एटीएम की मशीन में ले जा करके हमने सोना पिघला करके बेच दिया। इससे क्या होगा भाई, सुरक्षा भी तो जरूरी है। इसलिए यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन भी होगा और जो भी यहाँ पे यूजर्स जाएंगे उनकी इसके अंदर इमेज भी क्लिक होगी। इसलिए सुरक्षा, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अपराध पहचान,
संदिग्ध लेन देन को तुरंत चिन्हित कर पुलिस को अलर्ट भेजा जाता है। पता चला कि कोई अगर चोर होगा ना तो वो इतना टाइम थोड़ा लगेगा, वो सीधा जाएगा, सोना पिघलाएगा, सीधा बैंक में ट्रांसफर करेगा। और अगर एटीएम देखता है कि बार बार अगर एक ही इंसान आ रहा है ना, तो वो अंदाजा लगा लेगा कि इसने चोरी की है, तो उस पुलिस को भी सूचना करेगा, उसकी तस्वीर भी साझा करेगा। तो ये इसकी सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इस मशीन को लॉन्च किसने किया है, गोल्ड सिक्का ने लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया है, तो हैदराबाद आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में, जगह का नाम, कंपनी का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो विश्व अस्थमा दिवस 2025 में जो मनाया गया है वो मनाया गया है 6 मई को मनाया गया है। हर साल 6 मई को मनाया जाता है, नहीं, विश्व अस्थमा दिवस जो है ये 2025 में 6 मई को मनाया गया है। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, यानी फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करें तो श्वसन द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाए, ये 2025 की इस बार की थीम है, आपको ध्यान रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस की बात करें जो भी हाल ही में मनाए गए हैं, तो 6 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे। 5 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक है आपका विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और एक है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 4 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और एक है कोयला खनिक दिवस। 3 मई को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मई वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। आपको याद है उसी टाइम पर 3 मई को ही एक रैंकिंग जारी हुई थी, कौन सी रैंकिंग, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुई थी, रैंकिंग जारी हुई थी। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि भारत कौन से स्थान पर है। मैंने आपको ये चीज पिछली क्लास में ही पढ़ाई थी, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूजल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 किसने लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो जल एटलस 2025 है इसे हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस जल संकट से निपटने के लिए, भूजल संकट से निपटने के लिए ये जो जल एटलस लॉन्च किया है ये तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन इसे विकसित किसने किया है, थोड़ा सा डिटेल ध्यान रखिएगा। इसे विकसित किया है हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी HARCSAC के द्वारा विकसित किया गया है। और उद्देश्य ध्यान रखिएगा, घटते जल भंडार की निगरानी करना, प्रबंधन करना और संरक्षण करना, इसी उद्देश्य से इसको विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है, तो हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो कहां किया है। तो ये जो परीक्षण हुआ था ये अभी सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुआ है। किसने किया है, तो आपको ध्यान रखना है डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। और ये विकसित किसके द्वारा किया गया था, ये एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसे शॉर्ट में ADRE कहा जाता है, आगरा द्वारा विकसित किया गया था। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, ये जो स्पेसशिप आप देख रहे हैं ये स्पेसशिप 17 किलोमीटर, लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था, यानी समताप मंडल में गया था, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेटोस्फेरिक रखा गया है। और ये पेलोड के साथ गया था एक। इसकी उड़ान अवधि जो थी वो आपको ध्यान रखना है 62 मिनट की उड़ान अवधि थी। कितना, 62 मिनट की, यानी 1 घंटा 2 मिनट। और ये भारत की इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्नाइज और अर्थ ऑब्जर्वेशन क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इसे डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की जो पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो कहां, मध्य प्रदेश के श्योपुर में किया है। और किसके द्वारा इसे विकसित किया गया था इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में भारत के किस ऑपरेशन के तहत, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, यानी भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। आज सुबह की बात है, 7 मई को सुबह सुबह मॉर्निंग में 1:30 बजे की बात है ना। और भारत ने जो है ये 9 ठिकाने जो हैं कहां पर, पाकिस्तान और
पाकिस्तान अधिकृत जो आपका कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां पर 9 आतंकी ठिकाने थे जिसको नेस्तनाबूद किया है, जिस पे हमला करके भारत ने। और आपको ध्यान रखना उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आपको एक चीज याद आ रहा है, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो उस टाइम पे एक आतंकी ने एक पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ को, याद है, टारगेट किया था, जिसमें हस्बैंड को गोली मार दी थी। और हस्बैंड को गोली मारने के बाद वाइफ से क्या बोला था कि मोदी को बता देना। याद है आपको? मोदी को बता देना। इस वाइफ यानी ये जो पत्नी है इसकी तो भाई वो कहा जाता है ना कि इनकी मांग का सिंदूर तो उजड़ गया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर चला करके जवाब बता दिया कि मोदी को बता दिया तो आगे क्या होना है वो भी आप, उसको भी अब आप झेलने के लिए तैयार रहिए। तो मोदी को जैसे ही पता चला, है ना, अब आप कारनामा देखते रहिए। आपके यहां पर भी लगभग 244 ऐसे क्षेत्र घोषित किए गए हैं जहां पर मॉक ड्रिल चल रहा है इस टाइम पे। मॉक ड्रिल का मतलब सायरन बजेगा तो आपको बचने के क्या क्या उपाय कर रहे हैं, है ना, ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कोई भी लाइट नहीं जलाना है ना, बिजली के जितने उपकरण है वो बंद करना है। और अपने बचाव के लिए मजबूत जो कोई अब आपके यहाँ पे बंकर तो होगा नहीं, लेकिन ये चीज है कि मजबूत किसी भी घर के अंदर, किसी ऐसी जगह के अंदर जहां पे आप सुरक्षित रह सके, वहां पर आपको जाकर के अपना क्या करना है, अभ्यास करना है। मॉक ड्रिल का मतलब कभी अगर हमले की नौबत आती है तो आप अपना बचाव कर सकें। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया है और पाकिस्तान के ऊपर चलाया था उसके आतंकी ठिकानों को मारने के लिए। एक और ऑपरेशन यहीं पे आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है, वो केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने ही एक और ऑपरेशन चलाया है, और वो है ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कगार क्यों शुरू किया है, तो नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के उद्देश्य से ही सरकार ने ऑपरेशन कगार शुरू किया है। तो एक ये ऑपरेशन भी आपको ध्यान रखना है इसी के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कुछ आपको ना, कुछ ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन में कुछ आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ऑपरेशन दिख रहे हैं। ऑपरेशन हॉक आपको याद आ रहा है? ऑपरेशन हॉक की अगर मैं बात करूं तो सीबीआई ने चालू किया था, इंटरनेशनल ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण हो रहा था उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन टिक्का आपको याद है, भारतीय सेना ने चालू किया था, कहां पर, पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद उन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके मारने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा आपको याद आ रहा है, अभी जो म्यांमार में भूकंप आया था तो म्यांमार के अंदर भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए इसे शुरू किया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? पहली चीज तो ये कि ये जो पुरस्कार समारोह है ना, कौन सा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें तो ये पुरस्कार कहां प्रदान किए गए हैं, तो ये पुरस्कार भुवनेश्वर में प्रदान किए गए हैं। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कहां पर, भुवनेश्वर में पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसके अंदर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो बनाया गया है वो बनाया गया है सुभाषिस बोस को। ये जो है ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं, और ये है सौम्या गुगुलुत। ये कौन है, ये है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। ध्यान रखिएगा सुभाषिस का नाम, और इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलोत को चुना गया है। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच की आप बात करेंगे, यानी कि बेस्ट अगर हम कोच की बात करें पुरुष के अंदर, तो खालिद अहमद जमील का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? खालिद अहमद जमील का। वहीं पे बेस्ट महिला कोच की अगर हम बात करें वुमेन्स कोच की, तो आपको ध्यान रखना वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर सुजाता कर का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? सुजाता कर का। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है। ये जो AIFF जो अवार्ड समारोह हुआ है भुवनेश्वर में 2025 में जो अवार्ड दिया गया है, इसके अंदर बेस्ट प्लेयर और बेस्ट कोच दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिला पुरुष दोनों। चलिए अगला देखिए, 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, यानी नेशनल सम्मेलन ऑन कम्युनिटी रेडियो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है मुंबई में। कहां पर? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मुंबई में। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? भाई साहब ये शकल से ही चोमू लग रहा है, इसकी शकल देखिए, ये पाकिस्तानी जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसको नियुक्त किया गया इस चोमू को। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोहम्मद असीम मलिक। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है। भाई आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर लो, आप पूरा का पूरा बोर्ड का गठन कर लो, आप कुछ भी कर लो, है ना, आप कभी भी भारत से जीत ही नहीं सकते। कितनी भी आप बस आतंकवादी हमला करके कायराना हरकत कर सकते हो, आप सामने फेस टू फेस कभी लड़ने की हिम्मत आप में नहीं है, आप कभी नहीं जीत सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन ने दिमाग ही खराब कर दिया है। ये पाकिस्तान के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करके सोच रहे हैं जीत जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो आप यहां पर अनुराधा प्रसाद जी को देख रहे हैं, है ना। अनुराधा प्रसाद जो है यही बनी है यूपीएससी के सदस्य के रूप में, इन्हीं को निर्वाचित किया गया, यानी इनको कार्यभार दिया गया है। ठीक है, तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में भी हाल ही में अनुराधा प्रसाद जो है ये नियुक्त हुई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था? पंडित चतुरलाल कौन थे जिनके सम्मान में डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है? तो आप सभी ने आंसर दिया था तबला वादक थे, बिल्कुल सही आंसर था तबला वादक। आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जितने भी प्रमुख तबला वादक हैं, जितने भी मुख्य रूप से जो तबला बजाने वाले हैं, चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितने भी प्रमुख तबला वादक हैं आपको ना उनका नाम बताना है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था, है ना, और प्रमुख तबला वादक के बारे में भी बताया था। तो फटाफट बताइए प्रमुख तबला वादक, कम से कम आप 4 से 5 तबला वादक के नाम तो बता ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं टुडे क्विज के अंदर। तो टुडे क्विज में आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विजिंजम बंदरगाह का उद्घाटन किया गया? आपको बताना है कि ये जो बंदरगाह है विजिंजम बंदरगाह, ये किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एज इट इज, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।